नमस्कार। आपने पिछले अंक में देखा कि शेखर और लावण्य एक दूसरे के निकट आ गए हैं और अब लावण्य का मन शांत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिंदगी कुछ और आगे। शेखर के पिता का 60वां जन्मदिन था। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य, मित्र आदि इकट्ठे होने वाले थे। वो चाहता था कि लावण्य भी उसके साथ चले। लावण्य घबरा रही थी पर जाने के लिए उत्सुक भी थी। शेखर को गाड़ी चलाना पसंद नहीं था और लावण्य के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए उन्हें रात की बस लेनी पड़ी। शेखर के माता पिता के पास न्यूयॉर्क में एक बहुत ही आरामदायक अपार्टमेंट था। लावण्य को अमेरिका में रहते हुए 3 साल हो गए थे, फिर भी इस तरह का ऐशो आराम उसने अभी तक नहीं देखा था। शेखर के भाई भाभी दोनों डॉक्टर थे, एकदम सुसंस्कृत। उनके बातचीत के विषय सुनकर उत्तर देने के तरीके, कपड़ों का ढंग लावण्य के लिए बहुत उच्च स्तरीय था। इन सब के बावजूद उसने अपनी सहजता नहीं खोई। आखिर शेखर ने उसे स्वयं निमंत्रित किया था। पार्टी किसी बहुत बड़े होटल में थी। उनके सम्मान में बहुत से टोस्ट दिए गए, नृत्य हुआ। ये सब लावण्य के लिए नया था। वापसी पर उसने शेखर से कहा, 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और मैंने कहा नहीं, हम अच्छे मित्र हैं। क्यों? कहना चाहिए था हाँ हूँ। अगर मैं वो कह देती तो अगला प्रश्न होता, शादी कब कर रहे हो? ये भारत नहीं है जहाँ प्रश्नों की बौछार लग जाती है। और अगर कोई पूछ भी लेता तो कह देती अभी तय नहीं हुआ। लावण्य ने थोड़ा रुककर कहा, अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अभी नहीं, पर इसकी संभावना तो है। तुम नहीं सोचती इसके बारे में? लावण्य लंबे समय तक चुप रही। उसने अभी तक तलाक के लिए आवेदन नहीं किया था। यह विचार इतना नया था कि उसके माँ पिताजी इसके लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। तलाक शब्द उनके लिए बम फटने जैसा था। तलाकशुदा लड़की को परित्यक्ता समझा जाता था और वह भारत वापस जाना चाहती थी। उसके माँ पिताजी वहाँ थे और वो उनकी देखभाल करना चाहती थी। 1 महीना पहले उसकी छोटी बहन लता अपनी शादी के मंडप से उठ खड़ी हुई थी, शादी की रस्में पूरी किए बिना। सप्तपदी के समय लड़के वालों ने अचानक दहेज की मांग रख दी थी। दोनों पक्षों में गहमा गहमी हो गई थी। पिताजी के पास पैसे उधार लेने के सिवा कोई उपाय नहीं था। लता से पिताजी का यह अपमान देखा नहीं गया। वो उठकर भीतर चली गई। लड़के वालों को बिना दुल्हन के वापस जाना पड़ा। अनिल और दुष्यंत पिताजी से बहुत नाराज थे। उन दोनों की बेटियां थीं और उन्हें भय था कि इस तरह के खानदान में उनकी बेटियों से ब्याह कौन करेगा। गुलशन और उसके परिवार के लोग इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। शहर भर में उनकी बदनामी हो रही थी। शादी, सेक्स, प्यार, जिम्मेदारी, एडजस्टमेंट, त्याग, ये सब भारतीय लड़कियों के लिए एक साथ गुथे थे। कम से कम 1982 में तो ऐसा ही था। वहां लावण्य इन सब का एक साथ संतुलन अपने जीवन में नहीं बना पाई थी और अब वो एक नई भूमि पर थी जहां उसे बहुत कम लोग जानते थे और वो उनके साथ किन्हीं अपेक्षाओं के साथ नहीं बंधी थी। वो सही और गलत का चुनाव निर्भयता से कर सकती थी। दरअसल वो तिनका थी जिसका विरोध हवा नहीं करती और वो हवा पर सवार बिना मंजिल की चिंता किए उड़ता रहता है। शेखर उससे कुछ महीने छोटा था। उनके घरों में उस समय अपने से छोटे लड़के से शादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे दोनों अलग अलग राज्यों से आते थे। वो ब्राह्मण था, लावण्य वैश्य। उनके परिवारों में शिक्षा, आर्थिक स्थिति सबका बहुत अंतर था। सच बात तो ये है कि वो अभी तक विवाहिता थी और उनके संबंधों को
व्यभिचार भी कहा जा सकता था। सब जानते हुए भी शेखर उसके साथ शादी करने की बात सोच रहा था, इसलिए इस विषय पर उसे भी कुछ सोचना चाहिए था। वे इलियाड पर आधारित ट्रॉय नाटक देखने गए थे। देखकर लावण्या भाव विह्वल हो उठी थी। मृतक हेक्टर को एक्लिस हेक्टर की अपनी ही भूमि पर रथ से बांध घसीट रहा है। बचपन में खेलने के लिए ये उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान रहा होगा। नदी जाने के लिए यहीं उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी होगी। यहीं पर पहली बार किसी लड़की को देखा होगा और उसे पहला प्यार हुआ होगा। अपनी युवा पत्नी को शहर के दरवाजों से लेकर यहाँ खुले में लाया होगा और अपनी जमीन, अपने देश के बारे में बताया होगा। बूढ़े पिता प्राइमस ने कैसे लाचार हो अपने शहर की दीवार से अपने पुरखों की जमीन पर अपने सबसे योग्य उत्तराधिकारी के शव को इस तरह अपमानित होते देखा होगा। सब कुछ कितना क्षणिक है यहाँ, परंतु कैसे उस अंधे कवि ने शताब्दियों से मनुष्य की भावनाओं को अपने काव्य में बांध सुरक्षित रख छोड़ा है। वो पूरी तरह से उस कवि होमर के शब्दों की जकड़ में थी। क्रोध, प्यार, लालच, क्रूरता, भय, मासूमियत, सब उसके भीतर इकट्ठे हो एक वजन से बन गए थे। वो एकांत चाहती थी, परंतु शेखर और वो एक साथ थे। और शेखर को अपनी उस क्षण की समस्या का समाधान चाहिए था। उसे भूख लगी थी। उन्होंने वाइन और पिज्जा लिया। वो बोल रहा था और वो सुन नहीं रही थी। वो रास्ते पर आ गए। शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। लावण्या ने अपने विरोध को दबा दिया। शेखर लगातार बातचीत की कोशिश कर रहा था। हम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रह सकते? लावण्या ने कहा। तुम अभी भी नाटक के बारे में सोच रही हो? हाँ। मुझे तो बहुत निराशा हुई। क्या कह रहे हो तुम? लावण्या ने हैरानी से कहा। तुम पर इतना असर इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने इलियड पहली बार देखा है। तुमने देखा हुआ पहले? हाँ, पहली बार इसे पढ़ा 10वीं में था, परंतु उसका नाट्य रूपांतरण बहुत पहले अपने परिवार के साथ ब्रॉडवे में देखा था। लावण्या बहुत प्रभावित हो रही थी। क्यों? तुमने रामायण महाभारत कब पढ़े थे? पढ़े तो कभी नहीं। हाँ, हमारा ब्रॉडवे तो गली की रामलीला थी और माँ की कहानियां थी जो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। एक पल के लिए लावण्या थम गई। उन दोनों के बीच का अंतर जैसे उसे पहली बार समझ आया। परंतु शेखर अपनी ही धुन में था। उसने कहा, यही नुकसान होता है जब आप घर से दूर कहीं और बस जाते हो। नया सीखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि पुराना छूट जाता है। परंतु तुम्हें तो भारत के बारे में बहुत कुछ पता है। वो इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ। पहले हम हर साल छुट्टियों में बनारस जाते थे। वो बड़ा आध्यात्मिक समय होता था। घाट पर इतने साधु दिखते थे। लोग मंत्र बोलते हमें सुनाई दे जाते थे। गंगा में इस विश्वास के साथ डुबकी लगाते लोग कि इस जीवन से परे उनके लिए कुछ अधिक सुखद और हो सकता है। बच्चा था तो गंगा किनारे बैठ ईश्वर के बारे में सोचता था। वहां सभी एक से थे। मैं भी समूह का हिस्सा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस सुकून को मैं कभी कभी याद करता हूं। लावण्या मुस्कुरा दी। शेखर ने अचानक लावण्या का रास्ता रोकते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो। क्या? वो एक कदम पीछे हट गई। अच्छा रहने दो, कहकर वो फिर चलने लगा। गुस्से से लावण्या ने दांत पीस लिए। ये क्या था? वो चुपचाप चलते रहे। कुछ देर बाद लावण्या शांत हो गई। पता नहीं क्यों उसे शेखर का चेहरा उतरा हुआ लगा और लावण्या का दिल उसके लिए पिघलने लगा। तुमने अपना प्रस्ताव दोहराया क्यों नहीं?
मुझे लगा तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। उसकी संवेदनशीलता लावण्य को बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद करते हैं? उन्हें तुम सुंदर लगी। बस। हाँ, वो तुम्हें जानते ही कितना है। टाइम के साथ उन्हें पता चलेगा तुम कितनी खास हो। तुम्हारे भाई की पत्नी के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब ये कहां से आ रहा है? शेखर ने हैरान होते हुए पूछा। लावण्य को खुद नहीं पता था ये कहां से आ रहा था। बस ऐसे ही। उसने धीरे से कहा। तुमने अपने मॉम डैड को गुलशन के बारे में बताया है? थोड़ी दूर चलने के बाद लावण्य ने कहा, नहीं। बताओगे? नहीं। क्यों? हम दोनों वयस्क हैं और उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। मेरे सिरदर्द मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बारे में बताओगे? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों नहीं? अभी उन्हें समझने में मुश्किल होगी। धीरे धीरे बता दूंगा। लावण्य चुप रही। वो सोच रही थी कि शेखर ने इतने बेवकूफ तरीके से उसके सामने प्रस्ताव क्यों रखा। अमेरिका में रहता है, दुनिया भर की फिल्मों में देख रखा होगा कि प्रस्ताव रखने के क्षण को यादगार बनाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा देते हैं। फिर इसने ऐसे क्यों किया? लावण्य को इस बेवकूफी की वजह जाननी थी। वे लावण्य के घर के बहुत करीब पहुंच गए तो लावण्य ने उससे पूछा, तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम्हें तो किसी गोरी या यहाँ पली बड़ी अपने जैसी लड़की के साथ होना चाहिए। वो हंसा और लावण्य को अपने करीब खींचते हुए कहा, हाँ, आज तुम्हें खुद पर इतना शक क्यों हो रहा है? ये बहुत वाजिब प्रश्न था और लावण्य के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तो वो नहीं जानती थी कि औरत को युगों से पुरुष की संपत्ति समझा गया है और पुरुष के अनुमोदन की जरूरत उसे हमेशा बनी रहती है। इस गहरी बैठी हीन भावना से स्त्रियों का आत्मविश्वास प्राय हार जाता है। अगले दिन शेखर को पेपर पढ़ना था, इसलिए वो जल्दी अपने घर चला गया। लावण्य भी अकेली रहना चाहती थी। उसके इस आधे अधूरे प्रस्ताव ने उन दोनों के बीच कुछ खत्म कर दिया था। वो 29 वर्ष की एक परिपक्व महिला थी और गलत निर्णय लेने की सुविधा उसके पास नहीं थी। उसके लिए शांति से विचार करना आवश्यक था। कहानी अभी जारी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।